हाय स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली कुछ वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी को, और उसी मॉडल ऑक्सिलरी को आज हम प्रोसीड करते हुए उसका यूज़ बताएंगे। मस्ट, ऑट, डेयर और नीड का यूज़ हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश इतनी इजी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो या समझते हो। इंग्लिश को अगर सीखना है, आपके पास इच्छा है, सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है इंग्लिश की जो भी वीडियोस भेजी जाती है उसको बड़े ही इंटीमेटली वॉच करना पड़ेगा, और जितने भी रूल्स उसमें बताए जा रहे हैं उस रूल्स को लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके इंग्लिश आपको समझ में आएगी, अंडरस्टूड होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग इसको लाइटली लेते हो, जैसे और तमाम तरह की सोशल मीडियाज़ पर वीडियोस मिली पड़ी रहती हैं, क्लिक करते हो, छोड़ देते हो, इस तरह से भी अगर इसको भी लाइटली लेकर आप लोग छोड़ दोगे, इसको क्लोजली नहीं देखोगे, तो आपको इंग्लिश इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि मेरी सभी वीडियोस को अगर आपको वॉच करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे सेंड हो तो आपको वो मिल जाएगी। तो आइए हम आज देखते हैं कि हम मॉडल ऑक्सिलरी में मस्ट और आर्ट को कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसका कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं मस्ट और आर्ट। देखिए, मस्ट और आर्ट का यूज जो होता है, अगर हम पैरेलल स्टडी करते हैं तो इसमें थोड़े से इसमें जो है बारीकी है दोनों के यूज़ में। एक मस्ट के यूज़ में थोड़ा सा फोर्स अधिक होता है, इसमें जो कहने वाला होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और इसमें कहने वाला ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, बल्कि कहने वाला सब्जेक्ट के दायित्वों को डिनोट कराता है, कन्वे कराता है कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। यानी कहने वाला कोई बल नहीं लगाता है, कोई फोर्स नहीं देता है, लेकिन मस्ट के यूज में जो कहने वाला है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है सब्जेक्ट की अपेक्षा। और इसमें क्या होता है, कहने वाला ज़्यादा फोर्स नहीं देता है, बल्कि वो कहने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट के दायित्वों को डिपेंड कराता है कि तुम्हारे क्या दायित्व हैं, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। ये दोनों में क्या होता है, अंतर है, फर्क है, भेद है। देखिए, मस्ट का यूज जहाँ पे नेसेसिटी की बात होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता का निर्वहन कराने के लिए आवश्यकता का जब बोध होता है तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। और मस्ट के यूज होने से कहने वाला क्या होता है, ये सब्जेक्ट पे अपना प्रेशर डालता है। यानी कहने वाला जो होता है सब्जेक्ट से ज़्यादा ताकतवर या शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कहने वाला होता है वो सब्जेक्ट को प्रेशर नहीं देता है, प्रेशराइज नहीं करता है, बल्कि वो उसके दायित्वों को मतलब कन्वे करा देता है, बोध करा देता है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये दोनों में क्या है, जो मेन भेद है, डिफरेंसेस हैं, यही है। तो वी मस्ट ओबे द लॉज। अब यहाँ पे हमारी नेसेसिटी है, आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो लॉज हैं, जो कानून है, जो नियम हैं, उनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ देखें, वी आर टू हेल्प हिम, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस, वी मस्ट ओबे द लॉज, यहाँ नेसेसिटी है कि कानून का पालन करना चाहिए, हर हाल में करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है वी आर टू हेल्प हिम, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यानी कहने वाला जो सब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, वो अपने दायित्वों को बोध करा देता है। ठीक है। यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका ऑब्लिगेशन है कि आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में समय से पहुंचे। तो कहने का मतलब यह है, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की जहाँ पे बात होती है तो उस कनेक्शन में हम मस्ट का यूज करते हैं। आई मस्ट पे माई डेट्स, मेरी भी एक जिम्मेदारी है क्या, कि मुझे अपने कर्ज को समय से अदा करना चाहिए, ये जिम्मेदारी। यानी कहने का मतलब यह नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन का जहाँ पे मेंशन होता है तो इस कनेक्शन में हम मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन आर्ट टू का यूज वहाँ पे हम करते हैं जहाँ पे डिजायरेबिलिटी की बात हुई, जब आप कोई काम अपनी इच्छा से, यानी आप खुद कोई काम करने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम आर्ट टू का यूज करते हैं। जैसे वी आर टू लव आवर कंट्री, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये इच्छा है, क्या करें, कि अपने देश से प्रेम करें। ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं।
यू आर्ट नॉट टू वेस्ट टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यहाँ कहने वाला कोई और है और सब्जेक्ट यू है। यानी कहने वाला क्या किया है, यू जो सब्जेक्ट है उसकी जिम्मेदारी को क्या किया है, अवगत कराया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो यहाँ पे कहने वाला सब्जेक्ट को फोर्स नहीं करता है, बल्कि उसके उत्तरदायित्वों को वो कन्वे करा देता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। तो ऐसे कंडीशंस में हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे नैतिक दायित्वों की जिम्मेदारी होती है, नैतिक कर्तव्यता की बात होती है, या कोई आप कोई काम खुद अपनी डिजायर से, अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, हम आर्ट टू का यूज करते हैं। और उसके इतर जहाँ पे फोर्स वाली बात होती है, नेसेसिटी आवश्यकता वाली बात होती है, तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ पे मस्ट का यूज होता है। दूसरी बात ये होती है मस्ट के यूज वहां पर भी हम करते हैं जहां पे फिक्स डिटर्मिनेशन या कॉन्फिडेंस होता है। जैसे आप कोई बात फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो, उसमें जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 1% भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम मस्ट का यूज कर देते हैं। मस्ट के यूज करने से वो बात एकदम डिटरमाइंड हो जाती है, एकदम पक्का 100% वाली हो जाती है। जैसे आप किसी के बारे में अगर बात करते हैं और आप कहते हैं कि वो 50 साल का होगा, ही मस्ट बी 50 ईयर्स ओल्ड नाउ, अब वो 50 साल का होगा। इसका मतलब यह है कि उसकी उम्र को गेस करने के लिए, ठीक है, आपने जो बात कहा है वो उसमें 50 साल का अगर है तो वो 49 नहीं हो सकता, इतना आपका डिटर्मिनेशन है। तो ऐसी कंडीशंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। यानी मस्ट के यूज करने से थोड़ा सा जो आपकी बातें हो रही है उसमें फोर्स ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, अवश्य के मतलब सेंस में होता है। हिंदी में इसको हम अवश्य कह सकते हैं। ही मस्ट बी 60 ईयर्स ओल्ड नाउ, वो हर हाल में या अवश्य अब 60 साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेशन है, यहाँ आप जो बात कर रहे हैं वो फुल्ली कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ठीक है, कि वो अगर 60 साल आपने कह दिया तो 59 नहीं होगा, ये इतना आपका मतलब जो है कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। या आई मस्ट फिनिश इट इन ए डे, आप कोई काम है, ठीक है, उस काम को, उस वर्क को आप कहते हैं हर हाल में मैं एक दिन में इसको खत्म कर लूंगा, फिनिश कर लूंगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में भी मस्ट का यूज होता है, जब आप पूरा कॉन्फिडेंस आप अपना जो है मेंशन करा रहे हो, शो करा रहे हो, दिखा रहे हो। तो यानी कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के लिए भी मस्ट का यूज होता है। यानी मस्ट के यूज होने से सेंटेंस के अंदर उसमें डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम आर्ट टू का यूज करते हैं तो आर्ट टू का यूज उन सेंटेंसेस में होता है जिस सेंटेंस में कोई भी दृढ़ या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, संभावना की बात हुई। जैसे कोई उम्मीद होती है, एक हल्की उम्मीद है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, और एक नहीं एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हर हाल में कैसा भी करके ये होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मेंशन होती है तो वहां पर भी हम आर्ट टू का यूज करते हैं। जैसे आवर टीम आर्ट टू विन, हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए। यानी मैच चल रहा था, कुछ कंडीशंस, कुछ मैच आगे प्रोसीड हुआ, आगे बढ़ा, आपने देखा, तो ऐसे कंडीशंस में आपको लगा कि हर हाल में वो हमारी टीम को जीत जाना चाहिए। या दो टीमें मैच खेल रही हैं, उसमें आपकी टीम है और कोई दूसरी टीम है, तो आपने देखा, प्लेयर्स को चेक किया और ये पाया कि हमारी टीम तो उससे ज्यादा मजबूत या शक्तिशाली लग रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या किया, संभावना, अभी मैच फिनिश नहीं है, उसके पहले भी आपने क्या कह दिया है कि हमारी टीम जीतेगी या उसे ही जीतना चाहिए। ठीक है, यानी प्लेयर्स और उसकी कंडीशंस को देखते हुए ही आर टू बी इन हिज ऑफिस, आपने एक और मजबूत यानी शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक, ताकतपूर्वक आपने ये कह दिया है कि वो अपने ऑफिस में होंगे या अपने कार्यालय में उन्हें होना चाहिए। यानी ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो आपने कहा है वो क्या है, आपने संभावना जाहिर किया है कि वो अपने दफ्तर में होंगे। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट कि मस्ट और आर्ट टू का यूज हम कहां पर करते हैं। प्रोहिबिशन, जब कहीं में निषेध की बात होती है, रुकावट की बात होती है, ठीक है, मनाही की बात होती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम निगेटिव सेंटेंस में मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यू मस्ट नॉट गो विदाउट परमिशन, तुम्हें जो है बगैर परमिशन के नहीं जाना चाहिए। तो मस्ट के यूज करने से प्रोहिबिशन की बात होती है, निषेध की बात होती है, लेकिन वो निगेटिव में होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि मस्ट किस सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज करते हैं और किस सेंटेंसेस में हम ऑट का यूज करते हैं, और दोनों की क्राइटेरिया क्या है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आपको बताया गया, आपने क्लियर किया होगा। तो इसको जो है माइन्यूटली आप लोग ऑब्जर्व करिएगा और ऑब्जर्व करने के बाद
आपको ये जो डिफरेंस है मस्ट और आर्ट का ये क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं जी। आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं नीड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। यानी मॉडल ऑक्सिलरी नीड जो होती है इसकी ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे सेंटेंस में हम नीड को यूज़ में लाते हैं। तो नीड का यूज जो होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम नीड का यूज़ नहीं करते हैं। नीड नेसेसिटी, जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में जब नेसेसिटी आवश्यकता की बात होती है तो ऐसी कंडीशंस में नीड मीन्स ज़रूरत होता है, आवश्यकता ही होती है। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे थॉट्स को मेंशन करने के लिए हमें नीड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन तब उन सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करेंगे जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, अब इसको यूँ नहीं कहा जाए शी नीड गो देयर, ये नहीं हो सकता है। यानी ये नेगेटिव सेंटेंस में ही हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर हमारा सेंटेंस ये क्या है, नेगेटिव है। तो नीड आवश्यकता के सेंस में, ज़रूरत के सेंस में इसका यूज़ तभी हम करते हैं जब वो सेंटेंस निगेटिव होता है। क्लियर? अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो नीड नहीं आता है। नीड आई राइट हिम, क्या मुझे उसे लिखने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? तो नीड की जो मतलब नीड का यूज जो होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है जब सेंटेंस में नेसेसिटी मेंशन होती है, नेसेसिटी होती है। दूसरे, हमें आई डिड नॉट नीड टू बाई इट, आई नीड नॉट हैव बॉट इट। अब यहाँ है आई डिड नॉट नीड टू बाई इट, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट एंड आई डिड नॉट बाई इट। पहला सेंटेंस ये कहता है मुझे इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मैंने नहीं खरीदा। पहला सेंटेंस हमारा क्या मेंशन करा रहा है, आई डिड नॉट नीड टू बाई इट, मुझे इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मैंने ऐसा ही किया। मेरी ज़रूरत नहीं थी और मैंने उसको नहीं खरीदा। ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस आई नीड नॉट है, यहाँ है आ गया, आई नीड नॉट हैव बॉट इट, मुझे उस चीज़ को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने खरीद लिया। यानी ज़रूरत नहीं थी फिर भी खरीद लिया। और यहाँ क्या कह रहा था कि ज़रूरत नहीं थी और मैंने नहीं खरीदा। ये सेंटेंस हमारा क्या बता रहा है, ज़रूरत नहीं थी लेकिन खरीद लिया। तो देखिए नीड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो नीड का यूज़ जो है हैव के साथ भी होता है। तो हैव के साथ जब होता है तो क्या होता है, हैव के आने पे जो अपने सेंस को रखता था, जैसे यहाँ पे पैरेलल था, मुझे इसकी जरूरत, जब आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है खरीदने की तो सामान्यतः यही माना जाएगा कि आप उस चीज़ को नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ हैव आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस में नीड के साथ हैव आया है, तो वो जो सेंस को मेंशन करा रहा है अब वो क्या होता है, उसके अपोजिट बट ले आता है। ठीक है। यानी आपको वो जरूरत नहीं थी फिर भी आप क्या किए, उसको कर दिए या उसको कर लिए। तो नीड का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। कब होता है, फुल वर्ब के रूप में होता है। यहाँ पे ये फुल वर्ब के रूप में नहीं था, यहाँ पे तो ये मॉडल ऑक्सिलरी थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, वो आपकी मेन वर्ब थी। ठीक है। क्लियर हो कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पे देखिए आई नीड ए पेन, यहाँ लिखा है आई नीड ए पेन। अब यहाँ पे नीड जो है ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, फुल वर्ब है। तो फुल वर्ब के रूप में हम नीड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी के रूप में नीड का यूज सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। क्लियर? आगे हम देखते हैं डू यू नीड टू गो नाउ, आई डू नॉट नीड टू मीट हिम। एक बार फिर देखते हैं, ये किसके साथ कंजुगेटेड है, विथ डू। जब व्हेन वर्ब इज कंजुगेटेड विथ डू व्हाट हैपेंड। ठीक है। जब जिस टू के साथ जब नीड का यूज होता है तो उसके साथ हम इन्फिनिटिव लाते हैं। क्या लाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म था वो यहाँ पर भी है, यहाँ पे उससे पहले टू नहीं आए हैं जबकि नीड आया है, लेकिन यहाँ पर नीड है और नीड के बाद क्या है, टू है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब नीड अपने साथ डू वर्ब रखती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में, और वो तब होगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही होता है। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो यानी डू के साथ हम इंफिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करते हैं। और अगर यही डू ना हो तो हम यहाँ पे गो से पहले टू
या इन्फिनेटिव नहीं बनाते। आई डू नॉट नीड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे एक बार फिर देखिए नीड है, और नीड किसके साथ आया है, डू के साथ आया है। तो एक बार फिर नीड जो हम हमारी फर्स्ट फॉर्म की वर्ब थी उससे पहले हम टू लाए और इसको क्या बनाए, इन्फिनेटिव। तो पता ये चलता है कि जब ये डू के साथ मिले होते हैं, ठीक है, इनके साथ डू होता है तो हमको इन्फिनेटिव लाना पड़ता है। और अगर इनके साथ डू का यूज नहीं हुआ है, कंजुगेटेड नहीं है डू से, तो क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन्फिनेटिव नहीं लाते हैं। क्लियर हुआ? उसी तरह से हम अगला पॉइंट देखते हैं, हिम्मत होना, साहस होना। और कैसी हिम्मत? एक बराबर दर्जे की, औसत दर्जे की हिम्मत, पॉजिटिव सेंस में ना होना, बल्कि जो एक उसकी बेस पॉइंट होती है हिम्मत की या साहस की, वो उससे ऊपर दर्जे की जब हिम्मत और साहस या बहादुरी की बात होती है तो वहां पे हम डेयर का यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। जैसे यहाँ पे पहला हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ यूज हुआ है हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या तुमने कैसे साहस जुटाया कि मेरा खंडन करो, या मेरे खंडन या मेरे बात का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यानी यहाँ पे डेयर जो हुआ है वो किसके सेंस में हुआ है, यानी पर्याप्त मात्रा में आपके पास जो है साहस हुई, हिम्मत जुटाए, फिर जाके तुम जो है हिम्मत कर पाए या उसका खंडन किए, ठीक है। दूसरा, ही डेयर्ड नॉट डू इट, उसने इसे करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, उसने इसे काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, या ये काम को देखकर वो पहले ही क्या हुआ, साहसहीन हो गया, वो घबरा गया, वो भाग गया, यानी वो काम नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, साहस नहीं जुटा पाया। तो डेयर का यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पे निगेटिव में करते हैं। लेकिन जब यही डेयर का यूज एक बार फिर कंजुगेटेड होता है, किससे, डू के साथ होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इन्फिनेटिव का यूज करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे अगला सेंटेंस है, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाया बोलने की, ठीक है। तो डज नॉट के आने से, यानी डू के आने से क्या हो गया, डेयर भी आया, उसके बाद ये क्या हो गया है, इन्फिनेटिव आ गया है, ठीक है। तो यानी जब डू आता है, डू के साथ डेयर का यूज होता है, तो उसके बाद हमें क्या लाना पड़ता है, इन्फिनेटिव लाना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं है, डू के साथ कंजुगेटेड नहीं है, तो हम डेयर के साथ कोई इन्फिनेटिव नहीं लाते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं यूज्ड टू का कहाँ पे प्रयोग होता है, कौन सी सेंटेंस में हम यूज टू का यूज करते हैं। तो यूज टू का प्रयोग हम उस सेंटेंस में करते हैं, वहां पर हम करते हैं जब कोई पास्ट की हैबिचुअल एक्शन मेंशन होती हो या कोई रिपीटेड एक्शन का मेंशन हुआ हो, तो ऐसे ही सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट में कोई ऐसी बात जो लगातार या बराबर होती रही हो लेकिन अब वो ना हो रही हो, यानी प्रेजेंट में वो काम बंद हो चुका हो, अब ना हो रहा हो, तो ऐसे ही सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। माई मदर यूज्ड टू टीच मी, माई मदर यूज्ड टू टीच मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरी माँ मुझे पढ़ाया करती थी जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे पढ़ाया करती थी, अब मेरी माँ नहीं पढ़ाती है। यानी जो एक्शन यहाँ पे हो रहा है ये पास्ट का एक्शन है, और कैसा एक्शन है, रिपीटेड, सिर्फ एक बार नहीं पढ़ाई थी, वो पढ़ाया करती थी, यानी डेली बार बार रिपीट हुआ है ये एक्शन, ठीक है, या हैबिचुअल है, समझ में आया। तो ऐसे कंडीशन में पास्ट में जब कोई भी बात हैबिचुअल बन चुकी होती है या रिपीटेड रहा हो, तो ऐसे ही सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। पहले होता था लेकिन अब वो काम नहीं हो रहा है, ठीक। ऑन माई वे टू स्कूल, जब मैं अपने स्कूल जाता था तो आई यूज टू पास अ पेट्रोल पंप, तो मुझे एक पेट्रोल पंप से गुजरना पड़ता था, यानी रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता था, और वो रिपीटेड है, यानी जब भी मुझे स्कूल जाना पड़ता था तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको अवॉइड कर सकता था, ठीक है। हालांकि अब मुझे जब स्कूल जाना है तो वो पेट्रोल पंप नहीं पड़ता है, हो सकता है अब पेट्रोल पंप वहां से डिमोलिश हो गया हो या अब वो नहीं रहा, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है, अगर पास्ट में कोई बात रिपीटेड होती है या हैबिचुअल होती है, यानी पास्ट की कोई आदत जो आपकी थी, जैसे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, जब मैं बच्चा था तो क्रिकेट खेला करता था, अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं, अब वो खेलने की जो मेरी आदत है क्रिकेट, अब वो क्या हो गई है, मुझसे निकल चुकी है, अब वो नहीं बची है। तो यानी यूज टू का प्रयोग पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड वर्क को क्या करता है, मेंशन कराता है, और प्रेजेंट में अब वो काम नहीं हुआ रहता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो
उम्मीद है आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट ऑट नीड देयर का यूज़ हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसकी नोट्स को रेडी रखेंगे, चूँकि बगैर नोट्स के, ठीक है, आप पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे। तो सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, आप जब उसको कंसंट्रेट होकर के उस पॉइंट को नोट भी करोगे तो लर्निंग में जो है आपको इजी होगा, आसानी होगी। इसलिए नोट्स को भी आप लोग रेडी रखिए और ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू।